जैसे मित्रों, अब तक के भाग में आपने सुना होगा किस तरह से महाराजा भोज को वह अद्भुत सिंहासन प्राप्त होता है और उसमें 32 रहस्यमयी पुतलियाँ हैं। 32 रहस्यमयी पुतलियाँ थी और वो 32 रहस्यमयी पुतलियाँ महाराजा विक्रमादित्य के बारे में बताती हैं कि महाराजा विक्रमादित्य के इतने गुण थे, तभी वह इस सिंहासन पर बैठ पाते थे। और महाराजा भोज से कहती है, क्या आपके पास से 32 गुण है? अगर आपके पास से 32 गुण है तो आप बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब तक मित्रों उन्होंने 19वें पुतले महाराजा विक्रमादित्य के बारे में बता चुकी है। अब आज 20वें पुतली रूपरेखा बताएगी कि महाराजा विक्रमादित्य के अंदर ये गुण थे। अगर आपके अंदर ये गुण है तो आप बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं रूपरेखा क्या बताती है। हर बार की तरह इस बार भी राजा भोज फिर से सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सिंहासन की 19वीं पुतली रूपरेखा उन्हें रोक देती है और महाराजा विक्रमादित्य के गुणों की चर्चा करते हुए एक कहानी सुनाना शुरू करती है। इससे पहले मित्रों आप कहानी में खो जाएं, आप सभी का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सबको एक कहानी का ज्ञान प्राप्त हो, वो भी अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आए उससे निकलते हुए एक सफल आदमी बन सके। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, राधे राधे। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में 2 तपस्वी अपने सवाल लेकर आए। राजा ने उनसे कहा, हे साधु, बताइए आप दोनों के मन में कौन से सवाल हैं? इस पर एक तपस्वी ने कहा, हे राजन, मेरा मानना है कि मनुष्य के मन का नियंत्रण उसके सभी कर्मों पर रहता है, वह कभी भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। जबकि साथ आए दूसरे तपस्वी ने कहा, नहीं राजन, मेरा मानना है कि मनुष्य का ज्ञान ही उसके सभी कर्मों को नियंत्रित करता है और मन भी ज्ञान के अनुसार ही चलता है। राजा विक्रमादित्य ने दोनों तपस्वियों की बातें सुनी और उन्हें कुछ दिन बाद दरबार में आने को कहा। तपस्वियों के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य दोनों सवालों के बारे में सोचने लगे और उन्हें ये सवाल बड़े अटपटे लगे। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि पहले तपस्वी का कथन सही है, मन सच में चंचल होता है और इंसान उसके बस में आसानी से आ जाता है। दूसरे ही पल राजा ने ज्ञान के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि दूसरे तपस्वी की बातें भी सही है। इंसान अपने मन की ही करने से पहले जरूर सोचता है और तभी निर्णय लेता है। ऐसे तो ज्ञान मन से ज़्यादा प्रभावी है। इन दोनों उलझे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए राजा भेष बदलकर राज्य में निकल पड़े। कुछ दिनों तक घूमने के बाद उनकी नज़र एक गरीब युवक पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था और उस युवक के बगल में उसकी बैलगाड़ी खड़ी थी। राजा विक्रमादित्य उस युवक के पास गए और उन्होंने उस युवक को पहचान लिया। पेड़ के नीचे बैठा हुआ युवक उनके दोस्त सेठ गोपाल दास का छोटा बेटा था। राजा को याद आया कि उनका दोस्त तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसने खूब सारा धन कमाया था, लेकिन उनके छोटे बेटे की हालात देखकर महाराजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्होंने उस युवक से पूछा, बालक, तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? तुम्हारे पिता ने तो मरने से पहले सारा धन तुम दोनों भाइयों में बांट दिया था। तुम्हें तो इतना धन मिला होगा कि तुम्हारी जिंदगी आसानी से कट सकती थी, लेकिन तुम तो गरीब नजर आ रही हो। इस पर युवक ने कहा, पिता द्वारा धन बांटने के बाद उसके भाई ने बड़ी समझदारी के साथ धन का उपयोग किया। उसने अपने मन की चंचलता को शांत रखकर जरूरतों के हिसाब से पैसे खर्च किए।
साथ ही दिन रात मेहनत की और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। लेकिन मैंने धन को केवल बुरी आदतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने जरा से भी सूझबूझ नहीं दिखाई, जरा से भी सूझबूझ नहीं दिखाई। धन के नशे में मैं इतना चूर हो गया था कि अपने भाई के दिए हुए ज्ञान को समझ न पाया, और आज मेरी यह हालत है। युवक ने आगे कहा, अपने चंचल मन को नियंत्रित न कर पाने के कारण मैं 1 साल के अंदर ही कंगाल हो गया। आज मैं दर दर की ठोकरें खाता फिरता रहता हूँ, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पूरी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने युवक से पूछा, क्या दोबारा धन मिलने पर तुम फिर से अपने मन का ही सुनोगे? युवक ने कहा, नहीं, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। इन ठोकरों को खाने के बाद यह ज्ञान मुझे मिल गया कि इंसान ज्ञान के बल पर अपने मन को भी वश में कर सकता है। युवक की बातों को सुनने के बाद राजा ने उसे अपना परिचय दिया, साथ ही कई स्वर्ण मुद्राएं देकर सद्बुद्धि के साथ व्यापार शुरू करने की सलाह दी। इसके बाद राजा वापस अपने महल लौट आए। उस युवक को मिलने के बाद राजा विक्रमादित्य को दोनों तपस्वियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब मिल गए थे। इसीलिए उन्होंने अगले दिन दोनों को दरबार में बुलवाया। दोनों तपस्वी जब राजा के सामने पेश हुए तो उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए। राजा ने कहा, इंसान का मन बार बार उसके शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ज्ञान उसे कभी हावी होने नहीं देता। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी मन के आगे नहीं हारता और वह हमेशा अपने ज्ञान से ही चलता है। राजा ने उन दोनों तपस्वियों को उस गरीब युवक की कहानी सुनाई और कहा, अगर मन रथ है तो ज्ञान उसका सारथी होता है, बिना सारथी के रथ कुछ नहीं है। राजा की बातें सुनने के बाद दोनों तपस्वियों को अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। राजा की बातों से प्रसन्न होकर दोनों तपस्वियों ने उन्हें एक खड़िया उपहार में दिया। इस खड़िया की एक खासियत है कि इससे बनाए गए चित्र रात में जीवित हो सकते थे और उनकी बातों को भी सुना जा सकता था। राजा विक्रमादित्य ने यह जानने के लिए कि खड़िया सच्चा है या नहीं, उन्होंने कई चित्र बनाए। खड़िया सचमुच में वैसा ही निकला। वह खड़िया सचमुच में वैसा ही निकला जैसा तपस्वी ने कहा था, सचमुच वैसा ही निकला। धीरे धीरे राजा ने अपने मग्न हो गए। धीरे धीरे राजा उसमें मग्न होते चले गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी रानियों की भी चिंता नहीं थी। कई दिनों के बाद जब रानियां उनसे मिलने आए तो राजा का ध्यान बटा। राजा ने जब खुद को देखा तो जोर जोर से हंस पड़े। इस पर रानियों ने पूछा, महाराज आप हंस क्यों रहे? तब राजा ने कहा, दूसरों को शिक्षा देने वाला मैं खुद भी मन के आगे विवश हो गया था, लेकिन अब मुझे अपने कर्तव्य का पूरा ज्ञान है। इस कहानी को सुनाने के बाद 19वें पुतली रूपरेखा राजा भोज से कहती है, अगर तुम्हारे पास भी राजा विक्रमादित्य जैसी काबिलियत है तो ही इस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ना। इतना कहकर पुतली वहाँ से उड़ जाती है और राजा भोज भी वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ से वापस महल चले जाते हैं। 19वें पुतली कहानी सुनने के बाद राजा भोज अगले दिन फिर से सिंहासन 32 पर बैठने आते हैं। तभी 20वें पुतली ज्ञानवती प्रकट होती है और उन्हें रोकती है। ज्ञानवती कहती है, रुको राजन, इस पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य के इस गुण के बारे में तो जान लो। इतना कहने के बाद 20वें पुतली ज्ञानवती कहानी सुनाना शुरू कर दी, जो मित्रों इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य जंगल में भ्रमण के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्होंने 2 लोगों को आपस में बातें करते सुना।
जिनमें से एक ज्योतिषी था। ज्योतिषी ने वहाँ मौजूद अपने दोस्त से कहा, मुझे ज्योतिषी विद्या का पूरा ज्ञान प्राप्त है। मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। लेकिन उसके दोस्त को उसकी बातों में कोई रुचि नहीं थी। इसीलिए उसने ज्योतिषी से कहा, तुम्हें मेरे भूत और वर्तमान के बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए तुम ये सब बता सकते हो, और भविष्य के बारे में जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं। इसलिए अच्छा होगा अगर तुम अपना ज्ञान, अपने बखान, अपने पास रखो। ज्योतिषी इतने पर भी चुप नहीं रहा। उसने आगे कहा, जंगल में ये बिखरी हुई हड्डियों को देखकर मैं यह बता सकता हूँ कि यह कौन से जानवर की है और उसकी मृत्यु कैसे हुई। इस बात में भी उसके दोस्त ने कोई रुचि नहीं ली। इसी दौरान तो उस ज्योतिषी की नज़र जमीन पर छपे पंजों के निशानों पर पड़ी। यह देख उसने कहा, ये पंजों के निशान किसी राजा के हैं, तुम चाहो तो इसकी जांच कर सकते हो। ज्योतिषी ने बताया, राजा महाराजा के पैरों पर कमल के निशान होते हैं जो यहाँ पे ही हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। इस पर उसके दोस्त ने सोचा कि क्यों ना इस बार ज्योतिषी की बात की जांच कर ली जाए, नहीं तो ये अपने ज्ञान का बखान ऐसे ही करता रहेगा। इसके बाद दोस्त ने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया और चलते चलते उसकी समाप्ति तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक लकड़हारे को देखा। ज्योतिषी ने उसे अपने पैरों को दिखाने को कहा। जब लकड़हारे ने अपना पैर दिखाया तो ज्योतिषी चौंक गया। उसके पैरों पर वो कमल के निशान मौजूद थे। ज्योतिषी को लगा कि वह किसी राजा का ही पुत्र होगा, लेकिन शायद वह किसी कारणवश इस काम को करने के लिए मजबूर होगा। इसलिए उसने लकड़हारे से उसका परिचय पूछा। तब लकड़हारे ने बताया कि उसका जन्म लकड़हारे के घर में ही हुआ है। सदियों से उसके यहाँ यही काम चलता आ रहा है और वह इसका पुश्तैनी काम है। यह सुनने के बाद ज्योतिषी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका भरोसा ज्योतिषी विद्या से उठने लगा। उसका दोस्त भी उसकी इस विद्या का मजाक उड़ाने लगा। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो एक बार चलकर राजा विक्रमादित्य के पैरों को देखते हैं। अगर उनके पैरों पर ये निशान नहीं हुए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा और समझूंगा कि ये सब बेकार है। इस पर उसका दोस्त भी राजी हो गया और दोनों राजमहल की ओर चल दिए। राज दरबार पहुंचकर उन्होंने महाराजा विक्रमादित्य से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने दोनों को अंदर आने का आदेश दिया। यहाँ उस ज्योतिषी ने राजा से अपना पैर दिखाने का आग्रह किया। राजा विक्रमादित्य ने जब अपने पैर दिखाए तो ज्योतिषी फिर चकित हुआ। उसके बताए अनुसार राजा के पैरों पर किसी प्रकार के कोई चिन्ह नहीं थे, बल्कि उनके पैर भी आम लोगों जैसे ही था। यह देखने के बाद उस ज्योतिषी का भरोसा पूरे ज्योतिषी विज्ञान से उठ गया। उसने राजा को बताया, ज्योतिषी विद्या के अनुसार राजा महाराजा के पैरों पर कमल का निशान होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जबकि जंगल में एक लकड़हारे के पैरों पर ऐसा निशान मौजूद है जिसका संबंध किसी भी राजघराने से नहीं है। ज्योतिषी की वार्ता को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य को बहुत हंसी आई। उन्होंने इससे पूछा, यह सब देखने के बाद क्या तुम्हारा विश्वास ज्योतिषी विद्या से उठ गया? ज्योतिषी ने कहा, जी महाराज, ये सब कुछ अपनी आँखों से देखने के बाद मेरा अब ज्योतिषी विद्या पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। इतना कहकर उसने राजा को प्रणाम किया और अपने दोस्त के साथ जाने की आज्ञा ली। तभी राजा विक्रमादित्य ने दोनों को रुकने का आदेश दिया।
फिर उन्होंने अपने सेवक से एक चाकू मंगवाया और अपने पैरों को कुरेदने लगे। जैसे जैसे उनके पैरों की नकली चमड़ी हटते गई, कमल का निशान दिखने लगा। यह देखकर ज्योतिषी और उसका दोस्त चकित रह गए। उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, यह सब क्या है? इस पर राजा ने कहा, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान की सीमा बहुत बड़ी है, लेकिन यह तब तक अधूरी रहेगी जब तक आप इसका बखान करते रहेंगे। इसका बखान करना छोड़ दीजिए। राजा ने बताया, जंगल में आप दोनों की बातें मैंने सुन ली थी। वन में अपने जिस लकड़हारे से मुलाकात की वह मैं ही था। यह सब मैंने इसीलिए किया ताकि आपको यह समझा सकूं कि एक ज्ञानी को कभी अपने ज्ञान का बखान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस कहानी को सुनाने के बाद विषा में पतली ज्ञानवती ने राजा भोज से कहा कि अगर आप भी राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान हैं तो ही सिंहासन की ओर बढ़ें। इतना कहकर विषा में पुतले ज्ञानमती वहाँ से उड़ जाती। विषा में पुतली ज्ञानमती वहाँ से उड़ जाती है। इस बार भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी 21वें पुतले चंद्रज्योति वहाँ प्रकट होती। चंद्रज्योति राजा भोज को रोकती है और साथ ही उन्हें राजा विक्रमादित्य के गुणों से जुड़ी एक कहानी सुनाती है, जो इस प्रकार है। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में एक यज्ञ कराने का सोचा। वह उस यज्ञ में चंद्रदेव को भी बुलाना चाहते थे, लेकिन वो इस सोच में पड़ गए, आखिर चंद्रदेव को बुलाने कौन जाएगा। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने इस काम के लिए अपने महामंत्री को चुना। राजा ने महामंत्री को अपने पास बुलाया और अपने विचार प्रकट किए। तभी एक नौकर दौड़ते हुए वहां पहुंचा। नौकर को देखकर महामंत्री उसके पास गए। नौकर ने उनके कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद महामंत्री दुखी हो गए और राजा से विदा लेकर वहां से चले गए। महामंत्री के अचानक जाने से राजा को लगा कि कुछ परेशानी की बात है। इस बारे में उन्होंने उस नौकर से पूछा। तब नौकर ने बताया, महामंत्री के एक ही बेटी है जो लंबे समय से बीमार है। उसका इलाज कई वैद्य हकीम ने कराया गया, पर वह ठीक नहीं हुई। दुनिया की हर दवाई और औषधि उसे दी गई, पर उसकी तबीयत और ख़राब होती जा रही। आज तो उसकी हालात इतनी ख़राब हो गई कि वह हिल भी नहीं पा रही। उसका बचना मुश्किल लग रहा है, इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई है। इन बातों को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और पूछा, क्या उन्होंने महामंत्री की बेटी का इलाज किया? इस पर राजवैद्य ने कहा, महामंत्री की बेटी को अब इस ख्वाग बूटी से ही बचाया जा सकता है। इसके अलावा उसका इलाज किसी और चीज़ों से नहीं हो सकता है। लेकिन यह बूटी बहुत मुश्किल से मिलती है, उसे खोजने में कई महीनों लग जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा ने वैद्य से पूछा, वो जगह कौन सी है जहाँ यह बूटी मिलती है? तब राजवैद्य ने बताया, नील रत्नागिरी की घाटियों में यह बूटी मिलती है, लेकिन इसे खोजना बहुत मुश्किल है। इसका रास्ता बहुत ही कठिन है, लेकिन राजा इससे डरे नहीं। उन्होंने राजवैद्य से उस बूटी की पहचान पूछी ताकि वो उसे पहचान सके। राजवैद्य ने बताया, उस पौधे में आधे नीले और आधे पीले रंग का फूल खिलता है। उसकी पत्तियां लाजवंती नामक पौधे की तरह ही होती हैं और छूने से वो सिकुड़ जाती हैं। इतना सुनने के बाद राजा यज्ञ को छोड़कर बूटी लाने के लिए निकल गए। उन्होंने तुरंत दोनों बैतालों को याद किया। बैताल उन्हें लेकर नील रत्नागिरी पहुँचे। राजा यहाँ से अकेले बूटी खोजने के लिए आगे बढ़ गए। तभी उन पर एक शेर ने हमला कर दिया, लेकिन राजा इतने ताकतवर थे कि उन्होंने शेर को मार गिराया। इसके बाद वो आगे बढ़े, तभी एक बड़े से सांप ने उन्हें खा लिया, लेकिन राजा ने उनके पेट को चाकू से मारकर खुद को बचा लिया। बूटी खोजते खोजते शाम हो गई। राजा ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर बूटी खोजेंगे। रात में उन्होंने सोचा कि काश
चंद्रदेव बूटी खोजने में उनकी मदद कर देते। तभी एक चमत्कार हुआ और चारों तरफ रोशनी फैल गई। राजा ने जब उठकर देखा तो उन्हें वो नीले और पीले रंग का फूल लगा पौधा दिखाई दिया। जब उन्होंने उसकी पत्तियों को छुआ तो सिकुड़ गई। राजा को समझ आ गया कि यह वही बूटी है जिसे वह ढूंढने आए हैं। उन्होंने तुरंत उस बूटी को अपने झोले में भर लिया। जैसे ही वह जाने लगे तभी चंद्रदेव उनके सामने आ गए और उन्होंने राजा को अमृत दिया। साथ ही कहा कि अब यह अमृत ही महामंत्री की बेटी को ठीक कर सकता। चंद्रदेव ने राजा को कहा कि तुम्हारी मदद की भावना देख मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने राजा को यह भी बताया कि अगर वह यज्ञ में आएंगे तो दुनिया के कई भागों में अंधेरा छा जाएगा, इसीलिए वह वहाँ नहीं आ सकते। इसके बाद उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। इसके बाद राजा तुरंत अपने महामंत्री के घर पहुँचे और अमृत पिलाकर उनकी बेटी को ठीक कर दिया। इसके बाद महामंत्री खुश हो गए और उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। कहानी समाप्त होते ही किस्सावे पतले चंद्रज्योति ने राजा भोज से कहा कि अगर आप में भी राजा विक्रमादित्य के तरह हिम्मत और अपनी प्रजा के लिए प्रेम की भावना है तो ही सिंहासन की ओर आगे बढ़ें। यह कहकर चंद्रज्योति वहाँ से उड़ जाती है और राजा भोज सोच में पड़ जाते हैं और वापस राजमहल चले जाते हैं। राजमहल जाने के बाद पूरी रात सोचते हैं और अगले दिन पूरे विधि विधान के साथ फिर सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद वैशाखी पुतले अनुरोधमती उन्हें रोक देती है। महाराजा भोज, अभी आप रुक जाइए। क्या आपके अंदर और ये सारे गुण हैं? अगर आपके अंदर ये गुण है तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, अनुरोधवती क्या बताएगी हम इसका अगले भाग में सुनेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप जा कर के कहानी के हर एक भाग की कहानी सुन सकते हैं। राजा भोज विक्रमादित्य के जितने भी ज्ञान हैं सारी हमारे कहानी के चैनल पर उपलब्ध है। आप उन्हें सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और एक निवेदन है, कहानी कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।